जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शार्प स्टेपर में। हम डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स की घटना चक्र और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक फ्रॉम द मिसलेनियस सेक्शन कंप्लीट कर लिया था एंड टुडे वील बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। साथ ही साथ स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू। प्लीज़ चेक आउट द प्लेलिस्ट। इकोलॉजी हिस्ट्री कंप्लीट प्लेलिस्ट इज़ अवेलेबल फॉर यू एंड द रनिंग प्लेलिस्ट आर इकोनॉमिक्स एंड जोग्राफी आई वुड से। साथ ही साथ आई दृष्टि करंट अफेयर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, जिसका वीडियो आपको डेली सुबह 6 बजे मिलता है। ठीक है, तो इतना अभी आपके लिए चैनल पर अवेलेबल है, प्लीज़ चेकआउट। और बाकी इसके बाद हम और भी जो स्टैटिक घटना चक्र हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51। Which of the following were underlined by the Indian Prime Minister as the global challenges at World Economic Forum Annual Summit at Davos, Switzerland on 23rd जनवरी 2018? तो 23rd जनवरी 2018 को, अब ये 2018 की बात है, उस समय क्या क्या चैलेंजेस लिए थे? तो क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और प्रोटेक्शनिज्म, ये तीन जो चैलेंजेस हैं बेसिकली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इनके लिए बात की थी वहाँ पे। सो दे वर अंडरलाइन बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एज द मेजर ग्लोबल चैलेंजेस एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2018 एनुअल समिट एट डेवोस, स्विट्जरलैंड। ठीक है, सो ये उस समय पर्टिकुलरली उस समय की बात है, उस समय का करंट अफेयर्स है। आगे बढ़ने से पहले आप सबको छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप ये जो दिवाली है आपके लिए और ज़्यादा जॉय लाए, पहले से और ज़्यादा आप आगे फुलफ़िल हों। आपके परिवार को, आपके छोटे बड़ों सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडेक्स ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पावर IGEP, इंडियाज़ रैंक इन 2009 वॉज। देखिए हमारे काम का अभी क्वेश्चन नहीं है, बाकी बस ये देख लीजिए कि उस समय 112। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, हम आगे बढ़ सकते हैं। द मिजरी इंडेक्स इज़ द सम ऑफ कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट। तो ये एक लाइन क्वेश्चन वाली ही इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। भाई मिजरी इंडेक्स क्या है? मिजरी इंडेक्स होती है, या कुछ लोग इसको माइजरी भी बोलते हैं बेसिकली। तो मिजरी इंडेक्स इट इज़ द सम ऑफ अ कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट का जो सम होता है वो मिजरी इंडेक्स कैलकुलेट करता है। द हायर द इंडेक्स द मोर मिजरेबल इज़ द कंट्री। जितना जितना ज़्यादा इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना ही कोई भी कंट्री मिजरेबल होगी टू लिव। द फिगर गिवन बिलो द इज़ द मिजरी इंडेक्स फॉर वेरियस कंट्रीज़ इन यूरोप। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ की जो मिजरी इंडेक्स है वो यहाँ पे दी गई यूरोप की। स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन। और ये जो लाइन फॉर्म में है ये इन्फ्लेशन रेट है, बाकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द मिजरी इंडेक्स गिवन अबव। क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है इनमें से? ब्रिटेन इज़ द मोस्ट मिजरेबल कंट्री टू लिव इन। द इन्फ्लेशन रेट इन स्पेन इज़ लेस देन इन बेल्जियम एंड ब्रिटेन। जो इन्फ्लेशन रेट है स्पेन में वो बेल्जियम और ब्रिटेन से ज़्यादा है, सॉरी कम है। Italy and France seem to have almost identical unemployment rate. The higher the misery index, the higher the inflation rate. तो इसमें से आपको बताना है फिगर के हिसाब से कि कौन से सही है। क्वेश्चन पहला था ब्रिटेन इज़ द मोस्ट मिजरेबल कंट्री टू लिव इन। तो बोला था भाई जितना ज़्यादा होगा उतना ही मिजरेबल होगा, तो सबसे ज़्यादा तो ब्रिटेन का है नहीं। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ मिजरी इंडेक्स गिवन इन द फिगर स्पेन इज़ द मोस्ट मिजरेबल कंट्री टू लिव इन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसका इंडेक्स रेट आएगा वही सबसे ज़्यादा मिजरेबल कंट्री होगी। तो स्टेटमेंट 1 हो जाता है इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, बिकॉज द इन्फ्लेशन रेट इन स्पेन इज़ लेस देन द बेल्जियम एंड ब्रिटेन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन रेट जो ब्रिटेन में है वो सॉरी स्पेन में है वो ब्रिटेन और बेल्जियम से कम है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट बोला जाता है बाय द फिगर। स्टेटमेंट 3 दैट इज़ इटली एंड फ्रांस सीम टू हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हाँ, ये यहाँ से मतलब आप निकाल सकते हो कि इन्फ्रेंस सही है। फोर्थ इज़ द हायर द मिजरी इंडेक्स द हायर द इन्फ्लेशन रेट। देखिए स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट हो जाता है थ्रू द एग्जांपल ऑफ स्पेन ओनली, कि जितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उतनी ही ज़्यादा बोलेंगे इन्फ्लेशन रेट है, तो ये सही नहीं है बिकॉज यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है। सो फोर्थ इज़ नॉट करेक्ट, सो 2 and 3 आर करेक्ट, आंसर शुड बी बी।
Consider the following statements. According to survey conducted by Uttar Pradesh Planning Department recently, Lucknow has been found to be the most developed city. 2006 का क्वेश्चन है ये. As per the recent study conducted in 20 states by the Center for Media Studies, corruption in 2005 in India is less than what it was in 2002. ठीक है. सो एज़ पर द रिसेंट स्टडी जो कंडक्ट हुआ उसके हिसाब से जो करप्शन है इन 2005 इन इंडिया वो कम है 2002 की तुलना में. अब ये पुराना सर्वे हमको इस डेटा के बारे में कुछ पता तो है नहीं. बस ये देख लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं. ठीक है, कि जो सर्वे कराया किसी पर्टिकुलर स्टेट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसने कोई सर्वे कराया है, उसकी सर्वे की कहीं से आपको कोई रिपोर्ट मिल रही है या आप उसको कहीं पढ़ रहे हो, तो इस तरह के पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं. सिंपल इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का पॉइंट यही है. एज पर द टारगेट सेट फॉर भारत निर्माण योजना, हाउसेज टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द रूरल पुअर वुड नॉट इवन मीट 50% ऑफ द शॉर्टेजेस ऑफ रूरल हाउसेज. तो भाई इसका आंसर तो है इसके हिसाब से 2 and 3 और ये सही है. फर्स्ट जो है वो गलत है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इशूज़ करप्शन इंडेक्स एवरी ईयर. तो करप्शन इंडेक्स हर साल कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है. तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है. अब आपको इसमें देखना है कि मैच द ईयर्स गिवन इन लिस्ट ए विद द इंडियाज़ रैंकिंग गिवन इन लिस्ट बी एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. अब देखो इतना याद रहना तो मुश्किल होता है. ठीक है, सीधी बात है. 2014 का क्वेश्चन है, 2014 का आप याद रख सकते हो, 13 का रख सकते हो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा. अब ये बोलिए कि 10, 11, 12, 13 सब याद रखना है तो नहीं याद रखना है. आता है बहुत अच्छी बात है, किसी तरीके से रिस्क लेके तिकड़म लगा के कोई आंसर निकाल पा रहे हो बिकॉज यू नो द आंसर ऑफ 2014. जैसे कि इसमें आंसर है 2014 में 85 रैंक है. ठीक है, लेट्स से हम इसका आंसर देखते हैं. 85 रैंक है. अब ए का 4 जो है वो एक ही में है, इसके लिए आप श्योर हो लेट्स से. ठीक है, जैसे 2024 चल रहा है, अभी के बारे में आप रैंकिंग के बारे में लेट्स से आप श्योर हो, तो अगर उससे एलिमिनेशन टेक्निक लग के आप कहीं से निकाल सकते हो तो ठीक है. अदरवाइज़ फिर इन क्वेश्चंस में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा ए. बी का 3, देन सी इज़ 2 and D is 1. Next is Residex, an index of residential prices in India was launched in which year? तो Residex लॉन्च हुआ था 2007 में. NHB रेजिडेंस नेशनल हाउसिंग बैंक रेजिडेक्स इंडियाज़ फर्स्ट ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है. ये इंडिया का पहला ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है. ये शुरू हुआ था, वॉज एन इनिशिएटिव ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक undertaken at the behest of Government of India, Ministry of Finance. It was launched in July 2007 and updated periodically till March 2015, taking 2007 as the base year. तो 2007 को base year के तौर पे मान के ये शुरू किया गया. During this period, the coverage of NHB Residex was expanded gradually to 26 cities. तो जो कवरेज था NHB Residex का उसको एक्सपेंड किया गया ग्रेजुअली 26 सिटीज़ के साथ. और therefore, thereafter, revamped NHB Residex with larger scope and wider geographical coverage was published, taking financial year 2012-13 as the base year. तो इसको बेस ईयर माना गया. इन्होंने 2007 से स्टार्ट किया, फिर इसको बाद में बेस ईयर माना एंड अपडेट किया गया उसको मार्च 2018 तक. देन अप्रैल 2018 से एक नई सीरीज़ लॉन्च होती है जिसका बेस ईयर हो जाएगा 17-18 एंड इट हैज़ बीन पब्लिश्ड एंड इज़ अपडेटेड पीरियडिकली. तो अभी जो बेस ईयर है वो 17-18 है. ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं. विच राइट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. कौन सा अधिकार नहीं दिया जाता है? एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, ये दिया जाएगा. कंज्यूमर एजुकेशन भी दी जाएगी. रिबेट इन रेट ऑफ टैक्सेस एंड गुड्स सर्विसेज फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. रिबेट्स इन रेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये अधिकार इसमें नहीं दिया हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में. प्रोटेक्शन फ्रॉम सच गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये ऑब्वियसली है. ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की बात हो रही है. ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट वॉज पास्ड इन. ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट ये पास हुआ था 1958 में. और ये किस लिए है? फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड मार्क्स एंड
मतलब बेसिकली रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन किसका, ट्रेडमार्क्स, एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ यूज़ ऑफ फ्रॉडलेंट मार्क्स ऑन मर्चेंडाइज। तो जो भी ट्रेडमार्क्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये शुरू किया गया था, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958। पॉक्सो एक्ट किससे रिलेटेड है, तो पॉक्सो एक्ट बच्चों से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये एक्ट इनेक्ट हुआ था 2012 में, स्पेशली टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन जो कि 18 साल से कम की एज के हैं, फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड यूज़ ऑफ पोर्नोग्राफिक बेसिकली मटीरियल्स फॉर द पर्पज़ ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो किसी भी तरीके के पोर्नोग्राफिक मटीरियल अगर आप बच्चों के ऊपर फिल्मा रहे हैं, लोग उसे देख रहे हैं, अभी भी कुछ वर्डिक्ट आया था रिसेंटली, तो देखते हुए भी अगर आपको पता चलता है तो ये सारी चीज़ें पॉक्सो एक्ट में लागू होंगी। ठीक है, तो स्पेसिफिकली बच्चे जो 18 साल से कम के हैं उनके साथ किसी भी तरीके का सेक्सुअल ऑफेंसेस, कोई सेक्सुअल अब्यूज़ ना हो, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट, एजॉल्ट ना हो, उनके फ़ोटोज़ को पोर्नोग्राफिक मटेरियल के तौर पे यूज़ ना किया जाए, इसका ध्यान रखा जाता है। इस एक्ट के थ्रू वो गवर्न किया जाता है। लैंड एक्विजिशन बिल ये पास हुआ लोकसभा में विद हाउ मेनी अमेंडमेंट्स, तो लैंड एक्विजिशन बिल 9 अमेंडमेंट्स के बाद पास हुआ था। द फुल फॉर्म ऑफ द बिल वॉज राइट टू फेयर एंड कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट अमेंडमेंट बिल 2015, और ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 24 फरवरी 2015 को और पास हुआ था लोकसभा के द्वारा ऑन मार्च 10, 2015। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है द न्यू गवर्नमेंट एट द सेंटर हैज़ रिसेंटली रेटिफाइड द मार्राकेश ट्रीटी। अब देखिए ये 2012 का क्वेश्चन है। ट्रीटी का एम, बेसिकली इन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम ऐसे किया है कि उस समय की बात करें, न्यू गवर्नमेंट एट द सेंटर, उस समय मतलब नहीं, ये पूछ रहे हैं बेसिकली कि मार्राकेश ट्रीटी का एम क्या है। सो मार्राकेश ट्रीटी का एम है टू प्रमोट द एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क्स बाय विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन एंड पर्सन्स विद प्रिंट डिसेबिलिटीज़। ठीक है, प्रमोशन ऑफ एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क्स बाय विजुअली इम्पेयर्ड पीपल एंड पर्सन विद प्रिंट डिसेबिलिटी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30 जून 2014 को रेटिफाई किया मार्राकेश ट्रीटी को। विद दिस इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई दिस ट्रीटी। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके साथ ही इंडिया पहली कंट्री बन गई है मार्राकेश ट्रीटी को रेटिफाई करने के लिए। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है, क्यों, क्योंकि मार्राकेश ट्रीटी जो है इट इज़ टू फैसिलिटेट एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क्स। ठीक है, ऐसे पब्लिश वर्क जो ब्लाइंड लोगों के लिए पब्लिश किए गए हैं उनको उनकी एक्सेस प्रोवाइड की जा सके, विजुअली इम्पेयर्ड लोग या अदरवाइज प्रिंट डिसेबल्ड लोगों के लिए ये बनाया गया है। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स: इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट 1957, Customs Act 1962, Indian Forest Act 1927. So, which of the above act have relevance to bearing on the biodiversity conservation in the country? तो ये है चारों में ही है। ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द अबव एक्ट हैव रेलेवेंस टू बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के इनमें से कौन कौन से एक्ट जो हैं वो मतलब काम कर रहे हैं, तो बेसिकली चारों ही कर रहे हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट 1957, कस्टम्स एक्ट 1962 एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. So all the four acts are related to biodiversity, import and export of GMOs या फिर exotic species का import export जो है वो prohibited होता है। Whereas certain medicinal plants are subjected to high custom duties. बाकी बोल रहे हैं कि कुछ जो medicinal plants होते हैं उनमें high custom duties लगाई जाती है जिससे कि उनके trade को regulate किया जा सके। अगर custom duty बहुत ही कम रहेगी तो वो बहुत मात्रा में इधर से उधर travel होंगे, ठीक है, इधर से उधर भेजे जाएंगे, तो कस्टम ड्यूटी उन पर बहुत हाई रखती है जिससे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। माइंस रेगुलेशंस एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एनी वे इम्प्रूव द बेसिकली माइनिंग को इम्प्रूव करने के लिए या फिर माइंस रेगुलेशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एनी वे, ये क्या करते हैं, ऐसे प्रोविजंस लेके आते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन पेटेंट्स एक्ट। इंडियन पेटेंट्स एक्ट कब आया था, कब लागू हुआ था? इट केम इन टू बींग इन 1972। सो 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जस्टिस एन राजगोपाल अयंगर कमेटी बिठाई थी टू एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ रिविजन ऑफ द पेटेंट लॉ एंड एडवाइज द गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली। इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे पेटेंट बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में 21 सितंबर 1965 को।
जो कि हाउएवर लैप्स हो गया। फिर 1967 में अगेन एक अमेंडेड बिल को इंट्रोड्यूस किया गया विच वॉज रेफर टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो फिर इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रेफर कर दिया गया, जिसमें हमने देखा है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं। एंड ऑन द फाइनल रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी पेटेंट्स एक्ट 1970 पास होता है। ये जो एक्ट है ये रिपील करेगा और रिप्लेस करेगा 1911 के एक्ट को, सो फार एज द पेटेंट्स लॉ वॉज कंसर्न्ड। नाउ दे आर सेइंग दैट मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ 1970 एक्ट दे वर ब्रॉट इन फॉर फोर्स ऑन 20th अप्रैल 1972, और साथ ही साथ पेटेंट रूल्स 1972 भी पब्लिश किए गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेटेंट्स एक्ट 1972 में पास हुआ। इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री आ गई है कि इसके बारे में जो बात की गई थी पहली बार वो 1957 में की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। पेटेंट्स एक्ट वॉज फाइनली पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन विच ईयर? सेकेंड अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं। सेकेंड अमेंडमेंट बिल वॉज फाइनली पास्ड इन विच बाय द पार्लियामेंट इन विच ईयर? सो इट वॉज पास्ड इन 2002। ठीक है, सो पेटेंट सेकेंड अमेंडमेंट बिल फाइनली पास हुआ इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा 2002 में। The Patent Second Amendment Bill finally it was passed in 2002 and it was enacted as Act 38 of the 2002. Patents Amendment Act 2002 made the second amendment to the 1970 Act and this act came into force on 20th May 2003. तो ये फोर्स में होता है 20 मई 2003 को। Patent the third amendment to the Patents Act 1970 was introduced through patents ordinary बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जो थर्ड अमेंडमेंट हुआ था वो इंट्रोड्यूस होता है 2005 में, 1 जनवरी 2005, और ये ऑर्डिनेंस ने बाद में रिप्लेस किया पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2005 को। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। So World Consumer Rights Day is celebrated on 15th March with every year as a means of raising global awareness about the consumer rights and needs. ये इंस्पायर हुए थे, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, जिन्होंने एक स्पेशल मैसेज भेजा था रिगार्डिंग द कंज्यूमर राइट्स टू यूएस कांग्रेस ऑन 15th मार्च 1962। ठीक है, तो ये जो डे मनाना शुरू किया है वो जॉन एफ कैनेडी से इंस्पायर होकर शुरू किया कि जिन्होंने एक स्पेशल मैसेज भेजा था रिगार्डिंग द कंज्यूमर राइट्स टू द यूएस कांग्रेस ऑन 15th मार्च 1962। तो इसीलिए इस दिन को कंज्यूमर राइट्स डे भी मनाया जाता है। Which of the following brings out the publication called Energy Statistics from time to time? So Energy Statistics कौन निकालता है? So ये निकालता है Central Statistical Organization. Central Statistics Office of Ministry of Statistics and Program Implementation, Government of India, brings about the publication called Energy Statistics on annual basis. At present NSSO को merge किया गया CSO के साथ to form the National Statistical Office NSO. According to the report of CAG appearing in the year 2000, per capita annual allocation of kerosene to the basically ये बोलना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ कैग विच वॉज अपियरिंग इन द ईयर 2000। ये क्वेश्चन भी 2001 का, आई वॉज रीडिंग ओनली द सेम। सो पर कैपिटा एनुअल एलोकेशन ऑफ केरोसिन ऑयल टू द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज लोएस्ट इन द कंट्री। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यूपी, राजस्थान, एमपी, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, गोवा एंड पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो रिपोर्ट के हिसाब से जो कि 2000 में पब्लिश हुई थी, पर कैपिटा एनुअल एलोकेशन ऑफ केरोसिन गैस ये थी 7.56 kg पर कैपिटा इन उड़ीसा एंड इट बेसिकली इट वाज द लोवेस्ट, एंड 7.86 पर कैपिटा इन बिहार, 8.05 इन मध्य प्रदेश, 8.22 पर कैपिटा इन राजस्थान एंड 8.47 जो है वो उत्तर प्रदेश में। तो ये उस समय का है, न्यूज़ में था, मे बी आज से 24 साल पहले की न्यूज़ है 23 की। तो अब हमारे मतलब बेसिकली उतना काम की है नहीं ये न्यूज़। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बहनी दरबार अ मंथली न्यूज़पेपर बाय द विमेन एंड फॉर द विमेन इज़ पब्लिश्ड। तो बहनी दरबार जो है वो, बहनी मतलब बहन, ठीक है,
बहिनी दरबार जो है ये पब्लिश किया जाता है मध्य प्रदेश से। ये मंथली न्यूज़पेपर है, हैज़ बीन पब्लिश्ड बेसिकली ये बोल रहे हैं कि बहिनी दरबार जो है ये एक मंथली न्यूज़पेपर है, इसको पब्लिश किया गया दभोरा ब्लॉक, मतलब रीवा डिस्ट्रिक्ट से किया गया बेसिकली ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम 2008। ये हैंड रिटन न्यूज़पेपर है इन बघेली लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये एक हैंड रिटन न्यूज़पेपर इन बघेली लैंग्वेज, और दिस इज़ न्यूज़पेपर इज़ बाय द वुमेन एंड फॉर द वुमेन, ठीक है। तो यहाँ रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक है बट इम्पॉर्टेंट है, पुराना है बट ध्यान रखिएगा इसको। बहिनी दरबार ये कहाँ पर किया गया, मध्य प्रदेश में। तो बहिनी दरबार जो है 2008 से है, और इम्पॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि हैंड रिटन न्यूज़पेपर है, और एंड इट इज़ कंडक्टेड बोथ बाय मेन एंड मतलब नॉट मैन, विमेन एंड फॉर द विमेन। तो महिलाएं ही बना रही है, महिलाओं के द्वारा ही है, महिलाओं के लिए ही है। According to the estimates made in 2013-14, which of the following countries has maximum greenhouse gas emission? Maximum greenhouse gas emission 2014 का ही क्वेश्चन है, तो उस समय तो एज पर द पीरियड चाइना के पास मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस एमिशन था। अकॉर्डिंग टू बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी 2021, मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस एमिटेड कंट्रीज इन द ईयर 2020। तो अभी भी चाइना टॉप पर था, फिर सेकंड पे यूएसए था, थर्ड पे इंडिया था, रशिया था, और ठीक है। फ्रॉम विच ईयर सिक्स्थ पे कमीशन रिपोर्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड? तो सिक्स्थ पे कमीशन रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हुई थी 2006 से। रिकमेंडेशन ऑफ सिक्स्थ सेंट्रल पे कमीशन हेडेड बाय बीएन श्री कृष्णा हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2006। सेवन सेंट्रल पे कमीशन जिसको हेड किया था ए माथुर जी ने, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी टू फाइनेंस मिनिस्टर इन नवंबर 2015, एंड कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो इफेक्ट में आती है 1 जनवरी 2016 से। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द पे कमीशन ऑलमोस्ट एवरी 10 ईयर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल इनको बेसिकली जो मतलब कॉन्स्टिट्यूट द पे कमीशन ऑलमोस्ट एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में इसको रिवाइज किया जाता है पे स्केल को, ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, एंड ऑफन दोज आर अडॉप्टेड बाय स्टेट्स आफ्टर सम मॉडिफिकेशंस, ठीक है। तो पे स्केल में कुछ ना कुछ रिवीजन ये 10 साल में करते रहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। देखिए, इसको IICT बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन एशिया। इट हैज़ बीन सेटअप इन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू प्रोवाइड मच मोर नीडेड सपोर्ट टू टेक्सटाइल, कारपेट एंड एलाइड इंडस्ट्री। द इंस्टीट्यूट स्टार्टिंग फंक्शनिंग फ्रॉम 2001, और ये लोकेटेड है भदोही डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट इज वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूशन, ये कहाँ पर है? वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूशन ये है नोएडा में। So this is in Noida. My pencil is not working. This is in Noida. All right. National Center for Agricultural Economics and Policy Research. ये तो हो गया वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूशन। उससे पहले हमने बात की IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है? भदोई में है, इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। भदोही। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च इज लोकेटेड एट, तो NCAEPR ये कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च ये है न्यू दिल्ली में। ये इस्टेब्लिश हुआ था ICAR के द्वारा 1991 में, ठीक है। तो 1991 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट इज स्टेट एंड नेशनल लैंड यूज बोर्ड एंड द नेशनल लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन आर मेनली कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू। तो ये जो है स्टेट एंड नेशनल लैंड यूज बोर्ड जो है ये किससे रिलेटेड है? इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट, प्रॉपर यूज ऑफ बेरन लैंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड एंड इट्स डेवलपमेंट, एंड इरोजन एंड डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड एंड सॉइल। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड और उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये। नेशनल लैंड यूज़ एंड कंजर्वेशन बोर्ड जो कि बनाया गया था 1983 में।
बाद में इसको नाम दिया गया नेशनल लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड एंड इट्स डेवलपमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइनेंस कमीशन एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्लानिंग कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 26 जनवरी 1949 को। तो इनमें से आपको सही स्टेटमेंट बताना है, तो भाई एक भी सही स्टेटमेंट नहीं है। फाइनेंस कमीशन एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी आर्टिकल 280 के अंतर्गत आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। प्लानिंग कमीशन एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, और आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को, ना कि 26 जनवरी को। नेक्स्ट, मैच द cities labeled as 1, 2, 3, 4, 5 in the given maps with the names of the institute located in these बेसिकली आपको नाम बताना है कि यहाँ पे कौन, ये जो 1, 2, 3, 4, 5 हैं ये सिटीज़ हैं, ठीक है, और नीचे इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं। सो आपको बताना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सी सिटी में हो सकता है। तो अब आपको यहाँ दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, लोकेशन भी पता होनी चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल रिसर्च ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट। तो आपको इंस्टीट्यूट का नाम दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि इनको मैच करना है आपको, ठीक है। सो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो है कोच्चि केरला में, यहाँ पर, ठीक है। बी का है 2, सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, it is in New Delhi, and last is National Institute of Agricultural Extension Management. So D is for, and ठीक है। देखिए अब इसमें सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट लिमिटेड जो कोच्चि, ये कहाँ पर है, ये कोच्चि केरला में है। उसके बाद सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो कहाँ पर है, हिसार, और सेंट्रल नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बेंगलोर में है। ओके, थर्ड सी इज ऑल राइट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बेंगलोर में 1923 में बना था, और जिसको बाद में करनाल में भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था 1955 में, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हो गए आपके कुछ इस तरह के मैप बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जेपी मॉर्गन चेज फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है, रोश होल्डिंग एजी फाइनेंशियल सर्विसेज, डब्ल्यू एट रॉस एंड कंपनी फाइनेंशियल इक्विटी फर्म, और वॉरबर्ग पिनकस, ठीक है। तो ये प्राइवेट इक्विटी फर्म है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। रॉश होल्डिंग एजी जो है फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, ये फार्मास्यूटिकल और डायग्नोस्टिक कंपनी है स्विट्जरलैंड की। एंड दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन हेल्थ केयर, अदर पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो आपको बताना है कि स्टेट एंड नेशनल लैंड यूज बोर्ड एंड नेशनल लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन, ये मेनली कंसर्न है विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू, आई थिंक ये हमने कर, अच्छा ओके, दोबारा से वही पेज खुल गया है, सॉरी फॉर इट। ओके, नेक्स्ट बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो देखिए नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1982 में, जो कि इस ऑप्शन में एक में भी नहीं दिया हुआ है। So it was established in 1982 to carry out the detailed studies, surveys and investigations in respect of peninsular component of National Perspective Plan for Water Resources Development. The government subsequently modified the functions of NWDA, जिससे कि इसमें हिमालयन कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान भी ऐड हो सके फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन द ईयर 1990, ठीक है। तो ये 1982 में बेसिकली ये बनाया गया था।
नेक्स्ट आपको देखना है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो ये है अहमदाबाद में। सो ये इंस्टीट्यूट जो है अहमदाबाद में है। इन इट वॉज स्टेब्लिश्ड एज एन ऑटोनोमस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 1983। ठीक है, तो ये 1983 में ये बना था। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? सो ये है नोएडा में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये नोएडा में सिचुएटेड है। एंड ये एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का, विच इज़ एंगेज्ड इन ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, रिसर्च एट्सेट्रा, जिससे कि प्रमोट किया जा सके एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1983 में अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो इसके अंतर्गत ये शुरू हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। वेन इज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय लोकेटेड? वेन वेयर, तो ये लोकेटेड है भोपाल में। देखिए पहले इसको दिल्ली में कर रहे थे, बट ड्यू टू सम रीजंस इसको भोपाल में उसी टाइम पे शिफ्ट, मतलब बात हो गई थी कि उधर ही शिफ्ट करेंगे। सो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये लोकेटेड है भोपाल, मध्य प्रदेश में। ये ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि टू प्रेजेंट एन इंटीग्रेटेड स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन, तो जो इंटीग्रेटेड स्टोरी है कि भाई कैसे कैसे इंसान और कल्चर जो है वो डेवलप हुए, विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, टू टेक steps to salvage and preserve the fast vanishing aspect of the Indian culture। ठीक है, और साथ ही साथ रिसर्चेस को कंडक्ट किया जाए इन द रिलेटेड सब्जेक्ट्स एंड प्रोवाइड द फंड्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम ये लॉन्च की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, डज नॉट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट? सो हेरिटेज, सूफी, कोस्टल या रामायण। देखिए स्वदेश दर्शन स्कीम स्टार्ट हुई थी 2015 में, और सो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो स्कीम है इसका एम क्या है? इसका एम है कि प्रमोट करना, डेवलप करना और हार्नेस करना क्या, जब पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम ये थीमेटिक सर्किट्स डेवलप कर रही है कंट्री में, इन विच इन प्लान एंड प्रायोरिटाइज मैनर। अंडर द स्कीम 15 थीमेटिक सर्किट्स जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट सर्किट है, बुद्धिस्ट है, हिमालयन है, कोस्टल कोस्टल सर्किट है, कृष्णा सर्किट है, डेजर्ट सर्किट है, ट्राइबल सर्किट है, इको सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, रामायण सर्किट, हेरिटेज सर्किट, सूफी सर्किट और कोस्टल, ये हो गया। तो चारों ही इसमें आ रहे हैं। एंड तीर्थंकर सर्किट, तो इतने सर्किट्स को इसमें स्टेब्लिश किया गया, तो इसका आंसर सारे ही होंगे हेरिटेज, रामायण, सूफी एंड कोस्टल। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट? ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, लॉन्च हुआ था 2016 अक्टूबर में, और इट रन्स फ्रॉम ईरान टू इंडिया। ओके, सो इसमें से आपको सही स्टेटमेंट बताना है। तो ये गैस पाइपलाइन है, बिल्कुल सही है, और ये लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2016 में। सो ऊर्जा गंगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था इसको वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अप्लाई पाइपलाइन ऑफ लेंथ टू 2540 किलोमीटर, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ यूपी टू द उड़ीसा। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज कमिटेड टू प्रोवाइड द हाउस होल्ड मेंबर्स health safety by providing clean fuel with the piped cooking gas to local Varanasi and later to Bihar, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। 7 मेन स्टेशन सिटीज़ जिसमें जो इंक्लूड हो रही हैं वो हैं वाराणसी, पटना, बोकारो, जमशेदपुर, कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर, कटक। ठीक है, ये 7 सिटीज़ जो हैं वो मेजर बेनिफिशरीज होंगी इस प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाउंड द ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी स्टार लेबल? तो ये किस किस पे आपको मिलेगा? सीलिंग फैंस पे मिलता है, इलेक्ट्रिक गीजर्स पे भी है, ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप्स पर, ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप्स इस पे भी अवेलेबल है। तो ये तीनों पे ही अवेलेबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बोर्ड बेसिकली बनाया है। ऑन 1 मार्च 2002 अंडर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका रिड्यूसिंग एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। On this program,
On this point of view, a scheme named Standards and Labeling (S&P) इसको लॉन्च किया गया 2006 में. ऑब्जेक्टिव क्या है S&P का? इज़ टू प्रोवाइड द कंज्यूमर एन इन्फॉर्म चॉइस अबाउट द एनर्जी सेविंग एंड देयर बाय द कॉस्ट पोटेंशियल ऑफ द मार्केट हाउस होल्ड्स एंड अदर इक्विपमेंट्स. ये जो प्रोग्राम है करंटली इन्वोक्ड है फॉर द equipments or appliances like room AC, ceiling fan, color television, computer direct cool refrigerator, electric geysers, microwave ovens, domestic gas stove, LED lamps, high energy efficiency, lithium batteries. ठीक है, तो ये इसका काम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ उदय, अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट. उदय का पर्पस क्या है? उदय का पर्पस है फाइनेंशियल टर्न अराउंड प्रोवाइड करना, साथ ही साथ रिवाइवल करना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का. ठीक है, सो फाइनेंशियल टर्न अराउंड, साथ ही साथ रिवाइवल ऑफ द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पावर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये लॉन्च किया था उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय, जो कि अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा 5 नवंबर 2015 को. स्कीम एनविसेजेस फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट जनरेशन ऑफ पावर, डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन. ये सारे इसके मेन एम थे. विथ रेफरेंस टू द सेक्टर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पावर सेक्टर की बात करें, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हैज़ बीन ट्रीटेड एज अ बेसिक मिनिमम सर्विसेज अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ग्रामोदय योजना. तो ये बोल रहे हैं कि जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको इन्होंने कैसे ट्रीट किया है? एज द बेसिक मिनिमम सर्विस. जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में दी जा रही है उसमें बेसिक मिनिमम सर्विस के तौर पे इन्होंने उसको ट्रीट किया है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. दूसरा है 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पावर इज अलाउड विदाउट एनी अपर लिमिट. ठीक है ये बात. थर्ड है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर ने एक MOU साइन किया है 14 स्टेट्स के साथ. ओके तो देखिए इसमें आंसर जो है वो है C, 2 and 3. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना फोकसेस ऑन द क्रिएशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन 5 क्रिटिकल एरियाज. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल स्पेशली रूरल एरियाज में. इसमें क्या क्या है जो बेसिक चीज़ें जो मिलनी चाहिए? हेल्थ, एडुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रूरल रोड्स. ठीक है, हेल्थ, एडुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रूरल रोड्स ये देखे जाएंगे विद द प्रोग्राम. लेटर ऑन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी ऐड किया गया था एज अ सब्सिडरी बट नॉट एज अ बेसिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग डिजी लॉकर समटाइम्स सीन इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? In a digital locker system offered by Government of India under the Digital India program, it allows you to access your e-documents irrespective of your physical location. It allows you to access your e-documents irrespective of physical location. Select the correct answer from the codes given below. सो दोनों ही इसमें सही हैं. डिजिटल लॉकर सिस्टम जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब लॉन्च किया है. साथ ही साथ ये अलाउ करता है कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें रख के छोड़ दें, फिर बाकी आपको कहीं भी जाना है तो आप इससे एक्सेस उसकी ले सकते हैं. सो डिजी लॉकर एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का और IT का मेटी एंड अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो कि लॉन्च हुआ 2015 में. डिजी लॉकर का एम क्या है? It aims at digital empowerment of citizen by providing access to authentic digital documents to citizens document wallet to citizens. नहीं देखिए डिजी लॉकर जो है ये एक इनिशिएटिव है. किसका है? मेटी का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का. अंडर ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर इसको लॉन्च किया इन्होंने. डिजी लॉकर का एम क्या है? डिजिटल एम्पावरमेंट करना. किसकी? सिटीजन्स की. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट टू सिटीजन्स डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट. अब ये जो इशूड डॉक्यूमेंट है डिजी लॉकर में ये दे आर सेम टू बी एट पार विद द ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट और ये एक्सेस दे सकता है उनके डॉक्यूमेंट्स की रिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन. आप कहीं भी हो आप अपने एक्सेस दे सकते हो उनको थोड़ी देर के लिए. ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन पोर्टल्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा कौन कौन से पोर्टल्स लॉन्च किए गए थे? ई ट्रेडर्स, ई लाला, ई अर्बन, ई अर्बन डेवलपमेंट। एक अर्बन है और एक अर्बन डेवलपमेंट है। तो ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन पोर्टल्स हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ई लाला पोर्टल जो किया गया था। इसका एम क्या है? ऑफ प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्मॉल बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने नवंबर 2015 में ई लाला लॉन्च किया था एंड ई कॉमर्स पोर्टल है ये ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स टू प्रमोट द बिजनेस टू बिजनेस एंड ट्रेडर टू कस्टमर रिलेशंस। बेसिकली उसको प्रमोट करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं एक दिन में उनमें अच्छे रिलेशंस भी बने रहें। ठीक है, अच्छे रिलेशंस एज इन बिजनेस टू बिजनेस रिलेशंस या फिर ट्रेड टू कस्टमर रिलेशन की बात करें, पर्सनल रिलेशन की बात तो कर नहीं रहे यहाँ पर। तो इनका एम यही है ई लाला का कि भाई जो भी आपके बिजनेस टू बिजनेस रिलेशंस हैं दे कुड बी मेंटेन बेटर एंड जो स्मॉल बिजनेस और मीडियम साइज जो बिजनेस है उनको ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए है ये। नेक्स्ट इज सेमफेक्स स्कीम। ये इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? आरएफसी के द्वारा, सेमफेक्स। सो सेमफेक्स स्कीम जो है ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा बाय प्रोवाइडिंग लोन्स टू द एक्स मिलिट्री मैन इन राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड लोन्स अंडर दिस स्कीम। सो राजस्थान में राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इसके लिए लोन्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है। Which of the following union ministries is implementing the biodiesel mission? So Ministry of Biodiesel Mission as a nodal ministry कौन सी मिनिस्ट्री इसको कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल बेसिकली न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट ये काम करता है। इट इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द बायोडीजल मिशन। ये जो एक्सपेरिमेंट है इट इज़ टू प्रोड्यूस बायोडीजल फ्रॉम जेट्रोफा सीड्स विच वर हेल्ड इन छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज स्टार्टेड अ रूरल मार्केटिंग नेटवर्क कॉल्ड ई चौपाल। रूरल मार्केटिंग नेटवर्क ई चौपाल स्टार्ट किया आईटीसी ने। सो ई चौपाल इनिशिएट किया गया इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी के द्वारा इन द year 2000. ITC's agribusiness division has conceived eChopal as a more efficient supply chain aimed at delivering value to its customers on sustainable basis. eChopal जो है वो largest initiative बन गया among all the internet-based interventions in rural India. ITC has taken care to involve farmers in the डिज़ाइनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर ई चौपाल इनिशिएटिव। तो भाई आईटीसी ने बेसिकली फार्मर्स को भी इन्वॉल्व किया है कि भाई किस तरीके से हम डिज़ाइन करें, कैसे मैनेज करें एंटायर ई चौपाल इनिशिएटिव को। उससे क्या होता है कि फार्मर्स जब इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर गाँव का कोई भी लोकल इन्वॉल्व हो रहा है तो उन्हें लगेगा कि हमारे लिए कुछ काम हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें कोशिश रहती है कि बढ़ाई जाए। सो इंडिया टोबैको कंपनी जो है इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज विद द प्रेजेंस इन एफएमसीजी, होटल्स, पैकेजिंग, पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर, एग्री एंड आईटी बिजनेसेस। द वीज़ा ऑन अराइवल स्कीम हैज स्टार्टेड इन द कंट्री इन विच ईयर? ओके, सो वीज़ा ऑन अराइवल स्कीम वॉज स्टार्टेड इन कंट्री इन जनवरी 2010। ठीक है, पायलट बेसिस पे स्टार्ट होता है। तो ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट लिस्टेड इन दिस ईयर। अब ये 2010 की बात है, उस समय फिलीपींस नहीं होगा। सो वो वी हैव टू सी कि भाई कौन कौन सी कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल पे मिलता है, किस पे नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एरो। प्रोजेक्ट एरो किससे कंसर्न है? प्रोजेक्ट एरो इज कंसर्न विद मॉडर्नाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इट इज़ कंसर्न विद द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, प्रोजेक्ट एरो अभी 2010 का क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एरो, लेकिन उस समय मे बी आया हो, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। इंडिया पोस्ट हैज अंडरटेकन अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट एरो टू ट्रांसफॉर्म इंडिया पोस्ट इनटू अ वाइब्रेंट एंड रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन।
ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 2008 में. प्रोजेक्ट एरो एंटेल्स द कॉम्प्रहेंसिव एज वेल एज improvement of the core operations of post offices as well as the ambience in which the postal transactions undertaken. Next is Project Arrow is related with, so again ये आ गया giving to a new identity to post office. भाखड़ा नागल is a joint project of, तो भाखड़ा नागल किसका joint project है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का. भाखड़ा नागल एक joint project है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का. It is most important multi-purpose project जिसका which is named after two dams built at भाखड़ा and नागल. कहाँ पर ये? सतलज नदी पर. अकॉर्डिंग टू सेंट्रल वाटर कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इंडिया इज़ रैंक्ड एट थर्ड. तो आफ्टर यूएसए एंड चाइना इंडिया थर्ड पोजीशन पर है, जो बेसिकली आफ्टर यूएसए एंड चाइना. इंडियाज़ फर्स्ट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, ये विच विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. तो ये गुजरात में बनेगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की पहली. सो इन 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था इट्स प्लान टू सेटअप इन इंडियाज फर्स्ट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, सूरत, जो कि इन्वेस्टमेंट होगी अराउंड इसमें 800 to 900 करोड़. नेक्स्ट देखिए, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, अगेन असर्शन एंड रीजन. असर्शन ये बोलता है कि इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म डज नॉट इम्प्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी. तो भाई जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है उसकी वजह से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है असर्शन. रीज़न ये दे रहा है उसका, द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बिलीव्स इन यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलिज्म. तो इसका आंसर दे रहे हैं सी. ओके, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स. ठीक है. सोशलिज्म इज़ अ रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम जो कि एक सोशल ओनरशिप के द्वारा कैरेक्टराइज किए जाते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रोल के द्वारा ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. साथ ही साथ पॉलिटिकल थियोरीज एंड मूवमेंट्स जो कि उससे एसोसिएटेड हैं. द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म बिलीव्स इन यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलिज्म, बट द इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म डज नॉट इम्प्लाई दैट द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी. सो असर्शन इसमें करेक्ट हो जाता है, बट रीज़न इसका गलत हो जाता है. Which of the following is not taken as a factor among the non economic factors which contribute in economic growth? तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो नहीं लिया गया है among the non economic factors with contribute in economic growth? Human resource consumption, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मार्केट सरप्लस इन एग्रीकल्चर. तो करप्शन जो है एक बैरियर की तरह काम करते हैं इन इकोनॉमिक ग्रोथ. सो इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. ठीक है. तो करप्शन जो है एक बैरियर की तरह काम करता है, तो वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है आपको बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. Which of the following is not an example of economic infrastructure? Schools, sanitary facilities, coal mines, roads and railways. Coal mines, roads and railways. तो इनमें से कोल माइंस जो है वो एग्जाम्पल नहीं है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का. कोल माइंस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. स्कूल्स, सैनिटरी फैसिलिटीज़, रोड्स, रेलवेज आर. नेक्स्ट, सुपर बाज़ार इज़. सुपर बाज़ार क्या है? होलसेल ऑर्गेनाइजेशन है, रिटेल ओनर सेक्शंस हैं, मतलब रिटेल सेल ऑर्गेनाइजेशन है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, और सुपीरियर क्वालिटी एंड हाई वैल्यूड गुड्स सेल ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिटेल सेल ऑर्गेनाइजेशन. ऑल राइट, सुपर बाज़ार ये बोल रहे हैं. ठीक है. तो सुपर बाज़ार, अब तो ये 2003 का क्वेश्चन है, अभी वी आर 21 ईयर्स अहेड, तो अब हमें पता है अच्छे से सुपर बाज़ार क्या है. So it is a large retail store operated on a self-service basis, selling the groceries, fresh produce, meat, bakery, dairy products and sometimes an assortment of non-food goods. ठीक है. So these are the next 50 questions and कोशिश थी कि ज़्यादा होगी, बट एक तो लंबा हो जाएगा, दूसरा मेरा भी वोकल थोड़ा प्रॉब्लम है कंटिन्यूसली बोलने में, सो इसीलिए आई टेक अ ब्रेक इन बिटवीन, या कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो रहा है. ऑल्दो इट इज़ on the verge of
जस्ट लीविंग द बॉडी, बट अभी भी थ्रोट जो है वो कहीं ना कहीं परेशान करता है. ऑल राइट. सो दिस वायरस विच इज़ इनसाइड विच इज़ नॉट लेटिंग मी स्पीक, वो जैसे ही निकलेगा हम और थोड़ा जल्दी करेंगे. एनीवेज जोक्स अपार्ट, 100 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है, बाकी हम इसको अपकमिंग वीडियो में कंप्लीट करते हैं. ऑल राइट. सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. जय हिंद.